क्लियर हो गया ना इतना कि वेलोसिटी सिलेक्टर में से पास होने के बाद में सभी आयंस का जो है वेलोसिटी सेम होगा और उसका अमाउंट कितना होगा E/V1। सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है पार्टिकल्स पर। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का अमाउंट क्या है, इक्वल है एंड अपोजिट है। तो आप देखो जैसे आयन बीम इस डायरेक्शन में आ रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स इसके अपोजिट है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो आयंस का जो पाथ है वो डेविएट होगा या नहीं होगा। किसी भी चीज पर आप फोर्स लगा रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका पाथ क्या है, डेविएट नहीं होगा। तो जो पाथ इसका था उसी डायरेक्शन में रहेगा। इससे पास होने के बाद में ये जो पाथ है ना पार्टिकल्स का, आयंस का जो पाथ है वो डेविएट नहीं होगा, क्योंकि उस पर सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, दोनों का अमाउंट सेम है, तो वो जो आयंस का पाथ है वो अनडेविएट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, स्लिट S3 है एक, स्लिट S3 में से पास होने के बाद जो आयन बीम है वो जाएंगे इस सर्कुलर चैम्बर के अंदर। अब सर्कुलर चैम्बर में क्या होता है, यहाँ एक साइड में एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, साथ में इस सर्कुलर चैम्बर में भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। उसको नाम दे दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा है ये, B2 मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ये भी इनटू द पेज। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो जो ये पार्टिकल्स आ रहे हैं आपकी आयन बीम, वेलोसिटी है इनका सेम अमाउंट का वेलोसिटी है V=E/V1। अब इस सर्कुलर चैम्बर में जब वो एंटर करेंगे तो उन पर क्या है, अगेन दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा B2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा था और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी यहाँ पर था और मैग्नेटिक फोर्स भी था। यहाँ पर सिर्फ पार्टिकल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया है हमने, तो ओनली क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब वो मैग्नेटिक फोर्स वही मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इनटू द पेज आपने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। तो देखो इस डायरेक्शन में जैसे आपकी आयंस आ रहे हैं, तो फिंगर्स हो गई आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, कर्ल करेंगे इनटू द पेज, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे अंदर की तरफ, तो आपका थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो पार्टिकल्स का जो पाथ है वो डेविएट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। पार्टिकल्स का जो पाथ है, जो आयंस का पाथ है, वो इस तरीके से डेविएट हो जाएगा। और सभी आयंस कहाँ पर आ जाएंगे, आपके फोटोग्राफिक प्लेट पर। ठीक है, सभी आयंस जो है वो रिकॉर्ड हो जाएंगे इस फोटोग्राफिक प्लेट पर। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं। तो अब यहाँ पर तो पाथ जो था पार्टिकल्स का वो अनडेविएट था, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहे थे, दोनों का अमाउंट सेम था और अपोजिट डायरेक्शन थी, तो क्या था, पाथ अनडेविएट था। यहाँ पर जब हमने उस पर फोर्स लगाया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लगाया B2, तो यहाँ पर ओनली मैग्नेटिक फोर्स होगा, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जब इस डायरेक्शन में है तो पाथ क्या, जो आयंस है उनका पाथ क्या डेविएट हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इस तरीके से वो आयंस जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी था V=E/V1। अब आप ये देखो कि जब कोई आयन बीम सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कब करता है, जब उस पर सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। अब सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा, ये रफ कर देती हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम स्लिट S3 the ions enters in the semicircular chamber. A uniform magnetic field B2 is applied in the chamber which is perpendicular to the plane of incoming ions. ठीक है, then the ions experience a magnetic force, और magnetic force क्या होगा, in circular chamber
in circular chamber magnetic force due to the magnetic field due to the applied magnetic field B2, यहाँ पर आपने B1 लगाया था मैग्नेटिक फील्ड, इसको आपने B2 बोल दिया। अब B2 आपने लगाया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इनकमिंग आयंस, ये प्लेन ऑफ इनकमिंग आयंस है, इसके परपेंडिकुलर आपने ये वाला B2 लगाया है इनटू द पेज। तो B वेक्टर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है B2 के, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, Q V क्रॉस B2। अब B क्रॉस B2 परपेंडिकुलर है तो साइन 90 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो FM इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, QV V2, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं NE, क्योंकि चार्ज कितना है आपका Q इक्वल्स टू NE V V2। अब इस सेमी सर्कुलर चैम्बर के अंदर आप देख रहे हैं आयंस क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या है, उनका पाथ जो है डेविएट होकर सर्कुलर पाथ हो रहा है। तो सर्कुलर पाथ में मोशन के लिए क्या जरूरी होता है कि वो सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, एंड F इक्वल्स टू कितना होगा, mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो mv स्क्वायर बाई r सेंटीपिटल फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ne v v2, यहाँ v से v कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। यहां से देखो क्या आएगा, v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ne, हाँ चूंकि आपको पता है v इक्वल्स टू कितना था, वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल्स की जो इस सर्कुलर चैम्बर में आ रहे हैं, उन सभी आयंस की वेलोसिटी क्या है आपको पता है, E बाई V1। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, m बाई आर इक्वल्स टू v का वैल्यू रख दो E बाई V1 इक्वल्स टू NE V2, ठीक है। तो यहाँ से R इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, ME NE V1 V2, ठीक है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं आप, जैसे हमें तो मास निकालना है ना, तो मास इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से, E बाई B1 B2 R, ठीक है। इसको m बाई n लिख दो। m तो है टोटल मास, और पर चार्ज कितना मास हो जाएगा, m बाई n इक्वल्स टू कितना आ रहा है, E बाई B1 B2 एंड रेडियस R। यदि आपको ये पता चल जाए कि इसकी रेडियस कितनी है, जैसे आप इस फोटोग्राफिक प्लेट से यहाँ तक ऐसे करके आप इसकी इस पहले वाले सेमी सर्कल की आप क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस आपको पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने यहाँ लगाया था वो आपको मालूम है, B1 मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगाया था, B2 मैग्नेटिक फील्ड आपने इसमें लगाया था। तो ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने के बाद हम मास मेजर कर सकते हैं। क्या गलत है, क्या हुआ, अच्छा R इक्वल्स टू मैंने लिखा है mv स्क्वायर बाई R इक्वल्स टू NE V2, R इक्वल्स टू कितना है आपका, ME NE V1 V2, सही तो है। m बाई NE इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा इसको m बाई NE निकालेंगे तो R B1 B2 ऊपर आएगा, करेक्ट है, R B1 B2 R B1 B2 बाई E, अब सही है ना।
अब करेक्ट है। Thus, for the given value of electric field, magnetic field B1, B2, ions of different values of M will have different values of R. ठीक है? After traveling through the semicircular path, ions strike a photographic plate and each set of ions have same mass value of m by Ne produced a linear trace on the plate. Thus a series of lines are obtained on the photographic plate. तो इस पर देखो आप, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या है, आपको सीरीज ऑफ लाइंस मिलेंगी इस तरीके से, और एक लाइन पर जितने भी आयंस होंगे उन सबका मास क्या होगा, सेम होगा। फोटोग्राफिक प्लेट पर ऐसे लाइंस मिलेंगी और हर एक लाइन पर जितने भी आयंस होंगे उन सबका मास सेम सेम होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मास के जो आयंस हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं, वही तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ होगा। ठीक है, अब इस पूरे आपके सामने ये पूरा डायग्राम है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस कहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हर्षित गायब हो गया, थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहा है, उसने कही थी मैम थ्योरेटिकल पढ़ाओ, कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक में गायब सो गया। सेकंड है आपका ये डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ में जैसे आपने यहाँ पर एक फिल्टर यूज किया है वेलोसिटी सेलेक्टर, वहां पर आपको दो फिल्टर यूज करेंगे, मोमेंटम सेलेक्टर एंड एनर्जी सेलेक्टर। तो मोमेंटम सेलेक्टर से पास होने के बाद में आयंस का क्या है, मोमेंटम सेम होगा, और जो एनर्जी सेलेक्टर होगा वहां से पास होने के बाद आयंस की एनर्जी सेम हो जाएगी। बैनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, आपका जो ये बैनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ है जो अभी एग्जाम हुए ना फाइनल ईयर वालों के, उसमें पूछा गया है। समझ में आ गया? जो भी ऑनलाइन है ये 3-4 कुछ बोलो, हाँ ना। आ गया समझ में? चलो ठीक है, एक बार आप नोट्स नहीं, नोट्स लेने का मन में नहीं है क्या आपकी, कॉलेज से भी नहीं लोगे, बुक भी नहीं लोगे, तो फिर कैसे पढ़ोगे? बुक तो ले लो, बुक तो मिल रही है ना, उसमें तो कोई आपको रोक नहीं है। क्योंकि अब मैं नोट्स लिखवा तो सकती नहीं हूँ, जो था मैंने डायग्राम बना दिया और आपको जो मैथमेटिकल जो था वो मैंने समझा दिया, थ्योरी तो मैं लिखवा नहीं सकती यहाँ पे, तो उसके लिए तो आपको नोट्स पढ़ने या फिर आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ, उसमें यहाँ आपको टाइम लगेगा, इसलिए आज मैं वो स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। कोई न्यूमेरिकल करा देते हैं। जो आपके फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं, आपके फर्स्ट एंड सेकंड 2 चैप्टर दोनों में ही आपकी यूनिट फर्स्ट है,
तो फर्स्ट चैप्टर में आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक खत्म हो गए। मास स्पेक्ट्रोग्राफ आपका लास्ट टॉपिक था, जिसमें से एक स्पेक्ट्रोग्राफ रह गया है आपका, कि डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ, वो मैं कल पढ़ाऊंगी। और सेकंड वाला जो चैप्टर है आपका, सेकंड वाले चैप्टर में भी आपको स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता दी थी, जैसे आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन, ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया है, ठीक है। अब इसमें है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी मैंने क्या बताई थी, एनर्जी यूज्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। तो आपको न्यूमेरिकल आ सकता है जैसे बाइंडिंग एनर्जी पे, इस बार भी आया हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस क्या थी, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एम सी स्क्वायर, और डेल्टा एम क्या था यहाँ पर, मास डिफेक्ट था। मास डिफेक्ट वो क्या होता है, मास डिफेक्ट कि न्यूक्लियस का एक्चुअल मास और कैलकुलेट मास दोनों का डिफरेंस, कैलकुलेट मास और एक्चुअल मास ऑफ अ न्यूक्लियस। तो एक्चुअल मास क्या होता है उसका, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। जैसे मान लीजिए आप, ये न्यूक्लियस है ZXA, ठीक है, एक प्रोटॉन का मास आपको पता है mp है, और उसके अंदर Z प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास mp है और Z प्रोटॉन है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा आपका, ZmP प्रोटॉन का मास। अब मास नंबर A है, प्रोटॉन नंबर Z है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, A माइनस Z, ठीक है, क्योंकि A इक्वल्स टू क्या होता है, Z प्लस M, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, A माइनस Z, और एक न्यूट्रॉन का मास होता है आपका इतना। तो प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन का मास, टोटल न्यूट्रॉन का मास, ये तो हो गया आपका कैलकुलेट मास ऑफ न्यूक्लियस। और एक्चुअल मास मान लीजिए आपका MAZ, ये है न्यूक्लियस का, तो ये हो गया आपका मास डिफेक्ट, ठीक है, ये आपका मास डिफेक्ट हो गया। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको निकालनी है हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, आपको निकालना है हीलियम बाइंडिंग एनर्जी। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम। तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 2He4 होता है ना, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2 है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास mp प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं आपके यहाँ पर 2, और एक न्यूट्रॉन का मास mn, और एक्चुअल मास हीलियम का एक्चुअल मास इनटू क्या आएगा आपका C स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है आपका, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है आपका 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 1.008665 AMU, ठीक है। और मास ऑफ हीलियम गिवन है, एक्चुअल मास जो होता है हीलियम का वो गिवन है आपको 2.40026 AMU, ठीक है। तो आपको मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, मास ऑफ हीलियम दिया है, तो ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। वैल्यू रखने के बाद में इसको सॉल्व करना,
तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करेंगे आप। रखो वैल्यू। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 वैल्यू रखो यहाँ पर। 2 इंटू कितना आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है आपका 1.00785, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना गिवन है 1.008, ठीक है, और एक्चुअल मास हीलियम का कितना गिवन है माइनस 4.0026 कितना है 4.0026, ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। उसके बाद आपको ये आपका AMU में इनटू क्या है C², यही आएगा ना। ये वैल्यूज आपकी जो है वो AMU में है, एटॉमिक मास यूनिट। अब आपका 1 AMU इक्वल्स टू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो, सभी क्वेश्चंस में ये यूज होगी, क्योंकि गिवन जो होता है आपको वो AMU में गिवन दिया होता है और आप बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालनी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इसको याद रखो। अब क्या लिख सकते हैं आप 2He4, जो AMU है उसकी जगह पर हमें लिखना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। अब वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करो आप, जो ब्रैकेट में है इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.03 सॉल्व कर, आप करना खुद से सॉल्व। 38 कितना आएगा AMU इंटू C²। अब AMU की जगह पर आप वैल्यू रख दो ये वाली, तो क्या आएगा आपका इक्वल्स टू में, जैसे ये भी जो भी वैल्यू है आपकी इसको कैसे लिख सकते हैं 0.03038। AMU की जगह पर लिखेंगे आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² इंटू C²। तो C² से C² कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस 931.5 का इसमें मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब की बार भी क्वेश्चन में पूछा गया था बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम पूछा था, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल कराया आपको फॉर हीलियम न्यूक्लियस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बोल देती हूँ ना एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अब कल पढ़ेंगे, ठीक है।